नमस्कार दोस्तों। आइए राजा भोज की कहानी के पार्ट 7 में आगे बढ़ते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम आपके समक्ष ऐसी ही नई नई कहानियाँ लाते रहें। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोता को रानी सत्यवती से मिलने के लिए काफ़ी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वह हर किसी को इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूंक फूंक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो क्या करे। महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी का मोदी से मिलना हो। सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेंगे। अचानक सेठ ने देखा कि एक बांदी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का यह काम बांदी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत बांदी के पास जा पहुंचा। सेठ बहन, कृपा आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। बांदी गुस्से में, क्या रानी सत्यवती से मिलना दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वह राह चलते किसी भी अरे गहरे से मिले। चले जाओ यहाँ से। सेठ, बांदी आप किसी भी तरह ये समाचार रानी तक पहुँचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बाद मैं आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्के के नाम से बांदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के। बांदी, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सिक्के थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफ़र करते हुए आपसे मिलने आए हैं। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाऊं? रानी सत्यवती, ठीक है बांदी, उसे हमारे पास ले आओ। बांदी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थीं। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, केवल 1 मिनट आप से अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी कि किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देख उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी बांदियों और पहरेदार को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता, कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी, आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है। बाकी की सारी दास्तां स्वयं राजा भोज आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को सहलाती हुई बोली, रुको सेठ, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज हैं, आप यहीं रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो आप राजा भोज के आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह किया जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी आप कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती एकदम सुन्न पड़ गईं और धीरे धीरे अपनी नज़र उस तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों से जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी।
रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमान गृह में ठहराने को कहा। रानी ने बांदियों को बुलाकर आदेश दिए कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और मेहमान गृह की ओर चल दिए। अब रानी को राजा भोज ने अपनी पूरी दास्तां सुना डाली कि कैसे नाई ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसके महल में आने के पश्चात राजा भोज को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोले, महाराज, ये तो मैं उनके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप गए थे, जिसे देने में असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15 विद्या निदान शासक हैं, तो कृपया आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। दोस्तों, नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोज 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, राजा भोज, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि महल में आ चुका है और किसी को भी इसकी सूचना नहीं और ना ही मिलनी चाहिए। अब मैं जो आगे कहूँगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, कृपया आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज, रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बांदी से कहकर नाई के पास संदेशा भिजवा दीजिए। इसमें आप उससे माफ़ी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छिपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सकें। दोस्तों, भाग 8 में आप पढ़ेंगे राजा भोज की आगे पूरी योजना। आखिर क्यों राजा भोज ने एक मरा हुआ बकरा मंगवाया? क्या उसकी यह योजना काम करेगी? क्या नाई को इस परपंच की सूचना मिल जाएगी, या अब वह समय आ चुका है जब सबके सामने असली राजा भोज को मिलेगा अपना शरीर? जानने के लिए बने रहे हमारे ब्लॉग वर्तमान सोच के साथ। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं यह भाग आपको कैसा लगा।